इसी कड़ी में हम मिलने आए हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत कुमार जी से। आज उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है एमएलसी का, उससे आम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, क्योंकि इसका जुड़ाव सीधे सीधे शिक्षकों से और शिक्षा से होता है। तो आइए आज बात करते हैं सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप लगातार जो है शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं को निदान करने में लगातार जुटे हुए हैं कई सालों से। तो सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और अभी आप कहाँ हैं और कहाँ अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर रंजीत कुमार राजनीति विज्ञान विभाग जेपी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और वर्षों से विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का मैं लगातार सचिव रहा हूँ। विश्वविद्यालय का जो कर्मचारी संघ है मैं उसका भी संरक्षक हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में 11 एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज हैं, उनका संगठन है, उनके संगठन का भी मैं संरक्षक हूँ। और तमाम जितने भी यहाँ छात्र संघ हैं उन सब से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है तो मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा बेगूसराय, भागलपुर और अब जो उच्च शिक्षा है वो BHU में हुई है। तो सर, यहाँ जेपी विश्वविद्यालय में आप कब से कार्यरत हैं? जेपी विश्वविद्यालय में 2003 में मैं नियुक्त हुआ था और तब से मैं यहाँ लगातार विभाग में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं बिहार सरकार में 7 साल तक बिहार सहकारिता सेवा से गजेटेड ऑफिसर रहा हूँ और 2003 में इस्तीफा दे करके मैं ये पठन पाठन में अभिरुचि होने की वजह से इस क्षेत्र में आया हूँ। सर, आप लोगों ने जिस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा हासिल की और वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है क्या अंतर महसूस करते हैं आप? उस समय तक ये माहौल था कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती थी, इसलिए जो सामान्य परिवार के मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे थे वो सब सरकारी स्कूल में सरकारी कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। धीरे धीरे जो एक प्रकार से जो शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण और बाजारीकरण हुआ है उससे शिक्षा व्यवस्था बहुत महंगी हुई है और आम लोगों के पहुंच से दूर होती जा रही है। कारपोरेट सेक्टर पूरा हावी हो गया शिक्षा में, शिक्षा के बाजारीकरण होने से, इसलिए गरीब लोगों को उच्च शिक्षा पाने में अब बहुत ही दिक्कत हो रही है। सर, आप राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं और एक आपसे मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा का जो सामाजिक बदलाव है या जो समाज का निर्माण है उसमें क्या महत्व है, उस पर आप प्रकाश डालिए। शिक्षा तो जीवन का मर्म ही है। अगर जीवन में कोई आगे बढ़ना चाहता हो तो बिना शिक्षा के तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये तो, और शिक्षा पाने का जो रास्ता है, शिक्षा हासिल होगा ज्ञान, ज्ञान के बिना गुरु का हासिल नहीं होगा। गुरु का पद बहुत बड़ा है, इसका मतलब होता है बड़ा, जो कर्म से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, विचार से बड़ा हो। अब दुर्भाग्य है कि जो पुरानी प्रथा थी हम लोगों की पढ़ने पढ़ाने की, वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, कहीं कुछ बचा नहीं है। पहले जो हमारे पूर्वज थे उसके जो हमारे वेदों में, पुराणों में उल्लेखित है, सा विद्या या विमुक्त है या नास्ति विद्या समम चक्षु। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए अंधकार से, अनाचार से, अत्याचार से, तो और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करे, प्रकाश की ओर ले चले। नास्ति विद्या समम चक्षु का मतलब हुआ कि विद्या के समान कोई दूसरा आंख नहीं है देखने समझने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आज तो सारे हालात बदल गए हैं। ये रोजगार से जोड़ा जा रहा है, ज्ञान की पहली वाली बात रही नहीं। अब पढ़ने लिखने का मूल मकसद है नौकरी हासिल करना। नौकरी में भी सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो सरकार की, वर्तमान सरकार की पॉलिसी है उसमें समझ लीजिए कि कुछ भी इसमें शिक्षा व्यवस्था में कुछ बचा ही नहीं। कारण क्या है सर? मान लीजिए कि जब तक शिक्षक सुयोग्य नहीं होंगे या शिक्षकों को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जिसके सुविधाओं के चलते वो पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कर सकें, तो कैसे अच्छे छात्रों का निर्माण होगा, कैसे अच्छे समाज का निर्माण होगा? देखिए, छात्रों का जो आधार है वो प्राथमिक और हाई स्कूल है, इसी में उनका बनता है आधार। अब दुर्भाग्य ये है कि 2006 से बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से ठेकेदारी प्रथा पे चल रहा है।
2006 में ही हाई स्कूल के तमाम अस्थायी पदों को समाप्त कर दिया गया डाइंग कलर के तहत। बिहार में 40,000 से ज्यादा हाई स्कूल में अस्थायी पोस्ट, परमानेंट सेंक्शन पोस्ट थे, सब पदों को समाप्त कर दिया और नियोजन नीति लाई गई। पहले 4,000 पर, फिर 6,000 पर, बढ़ते बढ़ते अब 25,000, 30,000, 35,000 तक पहुंचा है। तो जब आप शिक्षा व्यवस्था को नियोजन के आधार पर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि बिहार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है, नहीं तो ये दुर्दशा, ये हालात नहीं होता। 2006 में जो ये शिक्षकों की नियमावली बनी, नियोजन शिक्षकों की, इसमें कुछ है ही नहीं। ना वेतनमान है, ना पेंशन है, ना सेवांत लाभ है, ना एसीपी है, ना शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की सुविधा है, ना प्रोन्नति है, ना वरीयता का लाभ है। जो ट्रेंड टीचर हैं वो भी 2 साल तक अनट्रेंड का वेतन पाते हैं। मतलब कुल मिलाकर करके शिक्षकों की हालत मजदूर जैसे बना दी गई है। अब जब मान लीजिए नेट पास करके, एमए, नेट, पीएचडी कर करके, बीएड करके, एमएड करके कोई आदमी इसमें हाई स्कूल में टीचर बनता है या प्राइमरी स्कूल में टीचर बनता है, अब वहां के जो स्थिति देखता है कि भाई योग्यता के अनुसार कुछ मिल नहीं रहा, कोई सुविधा नहीं है, तो उसको धीरे धीरे वो टूटने लगता है। तो जब आप कोई टूटे हुए मन से, टूटे हुए दिल वाले शिक्षक से आप सर्वोत्तम की आशा नहीं कर सकते हैं कि वो आप मनुष्य बच्चों को अपना सर्वोत्तम देगा, ऐसी कल्पना करना समझ लीजिए तलहटी पे घास उगाने के जैसा। सर बहुत घातक है नीति जो है शिक्षा की। दुर्भाग्य है कि मैंने जब कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक है ही नहीं, जो पार्टी विपक्ष में होती है उस शिक्षकों की और शिक्षा की बात करेगी, जो ही वो सत्ता में जाते हैं उस शिक्षकों को भूल जाते हैं। 17 साल तक दुर्भाग्य ये है कि बिहार की जो राजनीति है वो त्रिभुज की तरह है। यहाँ 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक आरजेडी, दूसरा जदयू, तीसरा भाजपा। अब इसमें से जो 2 पार्टियां मिल जाती हैं वो तीसरे को सत्ता से बाहर कर देती है। जैसे त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरे से अधिक होता है। और इन तीनों के एजेंडे में तीनों के एजेंडे में अब देखिए कि ये सत्ता पाना है। 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आरजेडी ने या महागठबंधन ने अपने एजेंडे में जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, उसमें लिखा है कि अगर हम पावर में आए तो सिर्फ नियोजन नीति समाप्त करेंगे, समान काम समान वेतन देंगे, पुराना पेंशन लागू करेंगे। अब जब ये सत्ता में है तो उस बात को भूल गए। 17 साल तक जदयू और बीजेपी की सरकार रही। उनके जो बिहार के जो चीफ लीडर थे वो बोलते थे कि भगवान धरती पर उतर जाएंगे तब भी वेतनमान नहीं मिलेगा। अभी हाल में राज्यसभा में उनका सुशील मोदी जी का बयान आया है कि अगर पुराना पेंशन सिस्टम लागू होगा तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। इसी से पता चलता है कि शिक्षक उनकी प्राथमिकता में है नहीं। दुर्भाग्य देखिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्लियर कट वर्डिक्ट है कि 5 साल तक नियमित रूप से जो भी सेवा में रहे हो, चाहे सरकारी सेवा में रहे चाहे प्राइवेट कंपनी में हो, 5 साल तक यदि वो नियमित रूप से सेवा दिए हैं तो नौकरी छोड़ते समय या रिटायरमेंट के समय उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये प्राइवेट कंपनी पे लागू हो गया। प्राइवेट कंपनी में जो 5 साल तक नौकरी कर लेते हैं और छोड़ भी देते हैं तो उनको जोड़ के ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाता है। और ये जो नियोजित शिक्षक हैं समझ लीजिए कि 60 साल तक नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी परमानेंट है, आज तक उनको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। परिणाम ये है कि उनको ना पेंशन है ना सेवांत लाभ है। तो जो रिटायर कर रहे हैं खाली हाथ घर जा रहे हैं, 1 पैसा उनको नहीं मिलता है। अब समझ लीजिए कोई रिटायर आदमी जिसको कोई सेवांत लाभ नहीं हो, पेंशन नहीं हो, रिटायर के समय 1 पैसा नहीं मिलता हो, उसकी क्या मनोदशा होगी। तो सर आप चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी का, और जो है शिक्षक जो है साधारण वोटर नहीं है, वो सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। तो जो मुद्दे हैं आपके वो क्या है, किन मुद्दों पर आप जो है शिक्षकों से एमएलसी चुनाव में वोट मांगते हैं। हमारा जो शिक्षकों के संबंध में मुद्दा है वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव तो अचानक ही आ गया है। मैं लगातार सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक संघ संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षकों की तमाम समस्याओं से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ, वाबस्ता हूँ, अवगत हूँ। और उन मुद्दों पर मैं लगातार सक्रिय रहकर उनकी आवाज को पत्र के माध्यम से सरकार तक लगातार पहुंचाता रहा हूं। शिक्षकों की कई कैटेगरी है, जैसे नियोजित शिक्षक,
उसमें भी टेट शिक्षक, उसके अलावा वित्त रहित शिक्षक, वित्त सहित शिक्षक, उसमें भी अतिथि शिक्षक। अब इतने कैटेगरी में बांट दिया गया है शिक्षकों को। सरकार की पॉलिसी है तो फूट डालो राज करो। तो जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनकी तो और भी हालत खराब है। 7 साल से लेकर 10 साल तक का उनका अनुदान बकाया है। सरकार अनुदान देने में भी विफल रही है। वहां सब है, भवन है, भूमि है, टीचर है, फर्नीचर है, लेकिन वहां पर कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार कुछ दे नहीं रही है। सरकार ने क्या किया, इन वित्त रहित शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय किया है कि प्रत्येक पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल थे उनको अचानक अपग्रेड करके +2 बना दिया। अब वहां एक भी टीचर नहीं है, लेकिन वहां पर इंटरमीडिएट में एडमिशन हो रहा है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है बिना टीचर के। और इधर जो इंटरमीडिएट का जो वित्त रहित कॉलेज है, जहाँ टीचर है, भूमि है, फर्नीचर है, मकान है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां उसका सीट उसका आधा कर दिया। अनुदान, चूंकि अनुदान मिलता है वो परीक्षा फल आधारित है, तो जब एडमिशन ही नहीं होगा तो अनुदान कहां से मिलेगा। पूरी तरह से भूखमरी की कगार पर है वित्त रहित शिक्षक। और जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है वहां तालाबंदी जैसे हालात हैं, समझ लीजिए। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो बेचारे पूरी तरह से टूटे हुए हैं कि भाई उनको योग्यता के अनुसार कुछ मिल नहीं रहा है। तो उनको लगता है कि एक ही स्कूल में जो पुराने टीचर बचे हैं उनको मिल रहा है 1.25 लाख 1.5 लाख, और उनको मिल रहा है 25,000 30,000। तो कुल मिलाकर कि ये जो दैनिक मजदूर जैसे हालात बना दी गई है पूरा, इससे पूरा शिक्षा जगत मर्माहत है। और बिहार में तो आपको मालूम है यहाँ ना खनिज है, ना उद्योग धंधा है, ना कुछ है, खान खदान कुछ तो है नहीं। तो यहाँ जो मेन रिसोर्सेज है वो तो ह्यूमन रिसोर्स है। तो जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब मिलेगा, जब तक आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो उनसे बहुत आशा नहीं की जा सकती है। क्वालिटी एजुकेशन कौन देगा, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौन देगा, जो बढ़िया टीचर होगा। तो जब मेधावी छात्र टीचर नहीं बनेंगे, अभी की जो स्थिति है उसमें कोई भी मेधावी छात्र शिक्षक बनना नहीं चाहता है। ये हारे को हरिनाम है, कुछ नहीं मिल रहा है तो तत्काल शिक्षक बन जाओ, फिर वो लगातार तलाश में रहते हैं कोई दूसरा जॉब मिल जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसी छपरा में एक हाई स्कूल का टीचर नौकरी से इस्तीफा देकर पंचायत सेवक हो गया। अब कहाँ पंचायत सेवक या रोजगार सेवक और कहाँ हाई स्कूल का टीचर। तो सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि शिक्षक बनना गुनाह जैसा हो गया। ना वेतनमान है, ना पेंशन है, ना सेवांत लाभ है, ना एसीपी है, और जो नियमावली बनाई वो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। यानी जो बाहर के राज्यों में जो शिक्षकों को सुविधाएं मिल रही हैं उसकी तुलना की जाए तो यहाँ शिक्षकों को कुछ नहीं मिल रहा है और वो लाचारी की स्थिति में है। पूरी तरह से लाचारी की स्थिति है। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार ने पेंशन समाप्त कर दिया। एनपीएस सिस्टम लाया गया है। जिनकी सेवा कम है उनको 1,500 रुपया पेंशन मिलने की संभावना है। तो सरकारी नौकरी का जो सबसे बड़ा चार्मिंग था कि रिटायरमेंट के बाद सेवांत लाभ और पेंशन मिलेगा, वो तो खत्म हो गया। कुछ बचा नहीं, इसमें कोई चार्मिंग बचा नहीं है। इसीलिए लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर भाग रहे हैं। अब जो शिक्षा है ये इसका जो आउटकम है वो तुरंत होता नहीं है, लंबे समय का निवेश है। सरकार इसको भी वोट बैंक से जोड़ती है। शिक्षकों को ना वेतन मिल रहा है, ना पेंशन है, सेवांत लाभ है, और शिक्षकों के ही पैसा पिया पेट काट कर करके स्कूलों में साइकिल योजना, पोशाक योजना चलाया जा रहा है वोट बैंक के लिए। तो भाई जहां यहाँ शिक्षक भूखे हैं, समय से वेतन नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है, आप साइकिल योजना पोशाक सरकार चलाती है, अच्छी बात है, बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए योजना अच्छी है, लेकिन शिक्षकों के तनख्वाह से या उसके अधिकार में कटौती करके इस तरह की योजना को चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। तो सर मान लीजिए कि जो शिक्षक हैं आपको सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर सदन में भेजते हैं, तो सदन में आप क्या आवाज उठाएंगे शिक्षकों के लिए? देखिए, चूंकि मैं पहले कह चुका हूं कि बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है, इसीलिए मैं 2020 में भी आजाद उम्मीदवार के रूप में ही लड़ा था और इस बार भी मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवारी दे रहा हूं। काहे कि जब किसी पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है और हर पार्टी का अपना एजेंडा है कि भाई हमारे हिसाब से चलिए, तो जब शिक्षकों की आवाज को हम बुलंद ही नहीं कर सकते हैं पार्टी में रह करके, तो फिर उस पार्टी में रह के क्या करेंगे? और हम शिक्षक के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं तो कम से कम आजादी के साथ शिक्षकों के जो मूल मुद्दे हैं
तमाम शिक्षकों के, चाहे वो वित्तरहित हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे मदरसा वाले हो, चाहे संस्कृत वाले हो, चाहे बीएड कॉलेज वाले हो, तमाम, चाहे अतिथि शिक्षक हो, इन सब मुद्दों पर मैं लगातार काम करता रहा हूं। ये हमारे एजेंडे में सर्वोपरि है और इन सब मुद्दों पर मैं लगातार दर्जनों पत्र लिखा हूं। ये नहीं है कि केवल चुनाव के समय हमने कुछ एजेंडा बना दिया कि हमारा ये चुनावी एजेंडा है। हम लगातार पिछले 5 साल से 7 साल से लगातार शिक्षकों के मुद्दे पे काम करते रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को लगातार मैं पत्र के माध्यम से आगाह करता रहा हूं, शिक्षकों की मांग को बुलंद करता रहा हूं, सरकार तक पहुंचाता रहा हूं। दूसरी बात है कि जब तक पत्र के माध्यम से कुछ लिखा पढ़ा नहीं जाएगा तो जबानी जमा खर्च पर तो कोई आदेश होना नहीं है। सरकार कुछ भी आदेश देगी या निर्णय लेगी तो कागज लिखित पर ही होगा। दुर्भाग्य ये है कि जितने भी, मेरे अलावा जितने भी प्रत्याशी हैं, आज तक शिक्षकों के पक्ष में 4 पंक्ति भी लिखने का काम नहीं किया है। बस केवल चुनाव के समय आ जाते हैं और लंबा लंबा एजेंडा बताने लगते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। 2006 से चुनाव की तरफ, बस आम चुनाव की तरफ 2006 में नियोजन नीति लागू हुआ है और अभी 2023 आ गया है। मामूली राज्य कर्मी का दर्जा भी नियोजित शिक्षकों को हासिल नहीं है, इसलिए जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा हासिल है वो नियोजित शिक्षक उससे पूरी तरह से वंचित है। तो मैं तो लगातार उनकी लड़ाई लड़ ही रहा हूं। शिक्षक इस बात को समझते हैं कि मैं जुझारू आदमी हूं, लड़ने भिड़ने वाला आदमी हूं, संघर्ष के लिए समर्पित हूं, बिकने वाला झुकने वाला आदमी नहीं हूं और मुद्दों पर अडिग रहने वाला आदमी हूं। इसलिए शिक्षकों का इस बार एक तरफा रुझान 5 जिला में मेरे पक्ष में। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो शिक्षक वोटर हैं? मैं तो विश्वविद्यालय में जाता हूं, लगातार उनको 2 बातों से अवगत कराता रहा हूं कि चूंकि ये आम चुनाव नहीं है, ये बुद्धिजीवियों का चुनाव है, ये मुखिया का, एमएलए का, एमपी का चुनाव नहीं है, इसलिए इसमें जाति, पार्टी और पैसा, वोट देने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर जो योग्य उम्मीदवार हो, जुझारू हो, संघर्षशील हो, आपके मुद्दों से वाकिफ हो, लड़ने वाला हो, भिड़ने वाला हो, सड़क से सदन तक आपकी आवाज को बुलंद कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति को मौका दीजिए। और दूसरा, ये तो हाफ टाइम का ही चुनाव है, 3 साल के लिए होना चुनाव हो रहा है, तो मेरे जैसे प्रत्याशी को जो लगातार सक्रिय रहा है, आपके मुद्दों पे लगातार संघर्ष करता रहा है, एक मौका हमको दीजिए और फिर 3 साल के बाद हमारे कार्यों का मूल्यांकन करिए, हिसाब लीजिए। यदि आपकी कसौटी पर मैं खड़ा नहीं उतरता हूं तो ऐसे भी रोटी की तरह प्रतिनिधि को पलटते रहना चाहिए। केवल एक बार मौका दीजिए, फिर देखिए, यदि आपका टेस्ट नहीं बदला, कुछ बदलाव दिखाई नहीं पड़ा, कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ, फिर नए आदमी को मौका दीजिएगा जो आपको बेहतर लगे। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें बताई और जो शिक्षा और शिक्षक के प्रति सरकार की नीति है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।